वेल स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सेकंड सेम की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मनसबदारी पर चर्चा करेंगे। इसका पार्ट 2 हम करेंगे। पार्ट 1 में हमने इसका अर्थ और कुछ विशेषताओं पर चर्चा की थी। उससे आगे नेक्स्ट है मशरूत मनसब। यह वह मनसब थी जिसके साथ किसी शर्त को निश्चित किया जाता था। उदाहरण के लिए, अगर किसी मनसबदार को किसी ऐसे क्षेत्र का फौजदार नियुक्त किया जाता था जहां उसे अपने कुशल कार्य के लिए 500 अतिरिक्त घुड़सवारों की आवश्यकता पड़ती थी, तो वह मनसब इस शर्त पर दी जाती थी कि वहां से तब्दीली के समय यह मनसब समाप्त कर दी जाएगी। इस मनसब के लिए उसे अतिरिक्त वेतन अथवा जागीर दी जाती थी। नेक्स्ट विशेषता है दुह अस्पा तथा सी अस्पा। दुह अस्पा तथा सी अस्पा का पद जहांगीर के शासनकाल में आरंभ किया गया था। दुह अस्पा तथा सी अस्पा पद सवार मनसब का ही एक भाग था। दुह अस्पा से भाव था 2 घुड़सवार तथा सी अस्पा से भाव था 3 घुड़सवार। इसके लिए मनसबदारों को बिना मनसब बढ़ाए कुछ अतिरिक्त घुड़सवार रखने पड़ते थे। उदाहरण के लिए, अगर किसी मनसबदार के पास 4000 सवार की मनसब है तथा फर्ज करो कि बादशाह उसे 1000 सवार के लिए दू अस्पा तथा सी अस्पा का पद देता है, तो इसका भाव है कि उसके पास 3000 साधारण घुड़सवार हैं तथा 1000 गुणा 2 बराबर 2000 अतिरिक्त घुड़सवार रखने पड़ते थे। इस प्रकार घुड़सवारों की कुल संख्या 5000 हो गई। इसके लिए संबंधित मनसबदारों को अतिरिक्त भत्ता मिलता था। नेक्स्ट विशेषता है मनसबदारों के कर्तव्य। बादशाह मनसबदारों को किसी भी प्रकार के सैनिक एवं गैर सैनिक कार्यों पर लगा सकता था। उनको दूसरे देशों को जीतने, विद्रोहियों को कुचलने तथा चोर डाकुओं को पकड़ने के लिए भेजा जा सकता था। उनको प्रशासन प्रबंध के किसी भी विभाग में या दरबार में उपस्थित होने के लिए भी कहा जा सकता था। नेक्स्ट है वेतन। मनसबदारों को उनकी श्रेणी के अनुसार नकद अथवा जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। इतिहासकार इरविन के मतानुसार मनसबदारों को वर्ष में 12 मास की अपेक्षा 7 या 8 मास का वेतन दिया जाता था, किंतु डॉक्टर श्रीवास्तव के मतानुसार मनसबदारों को पूरे 12 मास का वेतन दिया जाता था। मनसबदारों को जो वेतन मिलता था उसमें उनके अधीन सैनिकों का वेतन, घोड़ों, हाथियों तथा माल ढोने वाले पशुओं आदि का भत्ता भी सम्मिलित होता था। मनसबदारों को राज्य की ओर से इतना अधिक वेतन मिलता था कि वे बड़ी शान शौकत तथा विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। 5000 मनसब के प्रथम श्रेणी के मनसबदार को 30,000 रुपये, द्वितीय श्रेणी के मनसबदार को 29,000 रुपये तथा तीसरी श्रेणी के मनसबदार को 28,000 रुपये प्रति माह तथा इसके अतिरिक्त 10,600 रुपये अतिरिक्त भत्ता भी मिलता था। शाहजहां ने मासिक मापक्रम के आधार पर वेतन देना शुरू किया था। नेक्स्ट है मनसबदारों पर प्रतिबंध। मनसबदारों को शक्तिशाली होने से रोकने के लिए
मुगलों ने उन पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। बड़े बड़े मनसबदारों को एक स्थान पर ज्यादा दिन तक नहीं रहने दिया जाता था तथा उनका शीघ्र ही तबादला कर दिया जाता था। इसी प्रकार मनसबदारों को वेतन के रूप में मिलने वाली जागीर को भी लगातार बदला जाता था। मनसबदारों को अपनी जागीर के किसानों से निर्धारित कर से अधिक कर वसूल करने का अधिकार भी नहीं था। मनसबदारों के पद आनुवांशिक भी नहीं थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो जाता था। समय समय पर मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले सैनिकों तथा घोड़ों एवं साजो सामान का निरीक्षण भी किया जाता था। इसके अतिरिक्त खुफिया विभाग भी मनसबदारों की गतिविधियों पर नजर रखता था। अब है मनसबदारी प्रणाली के गुण या इसके लाभ। पहला पॉइंट है इसमें प्रशासनिक कार्यों में कुशलता। मनसब योग्यता के आधार पर प्रदान किए जाते थे, इसलिए योग्य व्यक्ति ही पदों पर नियुक्त होते थे तथा उनकी पदोन्नति का आधार भी उनकी योग्यता ही थी। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी पद पर पहुंच सकता था। योग्य व्यक्ति प्रशासनिक पदों पर पहुंचने से प्रशासन के में अधिक कार्यकुशलता आई। इसके अतिरिक्त मनसब पैतृक रूप से भी प्रदान नहीं किए जाते थे, जिससे मनसबदार पूरी ईमानदारी से कार्य करते थे। अपनी योग्यता के बल पर उच्च पदों पर नियुक्त टोडरमल, शाहबाज खां जैसे मनसबदारों ने मुगल प्रशासन को कुशल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट गुण है इसका प्रशासनिक खर्च में कटौती। मनसबदारी प्रथा का एक लाभ यह रहा कि यह सैनिक व असैनिक दोनों क्षेत्रों में थी। इस पद्धति को अपनाने के कारण प्रशासनिक खर्च को कम किया जा सका, क्योंकि एक ही व्यक्ति से सेना में भी और प्रशासन कार्यों में भी सहायता ली जा सकती थी, तो इसलिए प्रशासनिक खर्च है वो कम रहा। नेक्स्ट है साम्राज्य का विस्तार। मनसबदारी प्रणाली मुगल साम्राज्य का सुदूर क्षेत्रों तक विस्तार करने में सहायक सिद्ध हुई। सभी मनसबदारों को अपने पास सवार पद के अनुसार निश्चित संख्या में सैनिक, घोड़े, छकड़े, हाथी इत्यादि रखने पड़ते थे। सम्राट की ओर से इन मनसबदारों को समय समय पर सैनिक दायित्व निभाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती थी। इन मनसबदारों में से अनेक ने सैनिक अभियानों में मुगल सेनाओं का नेतृत्व कर साम्राज्य विस्तार में योगदान दिया। नेक्स्ट है विद्रोहों पर अंकुश। मनसबदारों को वेतन तथा पदोन्नति के लिए बादशाह पर निर्भर रहना पड़ता था, इसलिए विद्रोह की संभावना कम हो गई। नेक्स्ट है सैन्य व्यवस्था में कुशलता। मनसबदारी के अपनाने से संपूर्ण राज्य में बढ़िया सैन्य व्यवस्था बन गई, क्योंकि संपूर्ण राज्य में मनसबदार थे। ये मनसबदार अपने अपने क्षेत्र में छावनी की भांति काम करने लगे। ये अपनी सेना को प्रशिक्षित भी करते थे, इसलिए सैन्य व्यवस्था में कुशलता आ गई। नेक्स्ट है साम्राज्य में शांति एवं व्यवस्था की स्थापना। अनेक मनसबदार किसी न किसी क्षेत्र के शासक होते थे। मुगल सम्राट उन्हें
उनके क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंप देते थे। अतः इन मनसबदारों ने अपने क्षेत्रों में व्यवस्था बनाकर मुगल साम्राज्य में शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है विशाल सेना रखना संभव। सभी मनसबदारों को अपने पास एक निश्चित संख्या में सैनिक, घोड़े इत्यादि रखने पड़ते थे, जिससे सम्राट को बिना अधिक धन खर्च किए एक विशाल सेना आसानी से प्राप्त हो गई। अब हैं इसके दोष, मनसबदारी प्रणाली के दोष। पहला दोष है इसका सेना की कार्यकुशलता में कमी। मनसबदारी प्रणाली का उद्देश्य एक अच्छी सैन्य व्यवस्था स्थापित करना था, लेकिन कुछ समय बाद यह एकमात्र कल्पना का बिंदु रह गई। सैनिक एवं असैनिक सेवाओं को एक करने के कारण सेना की कार्यकुशलता कम हो गई। साथ ही औरंगजेब के बाद के काल में तो सेना के प्रशिक्षण की ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता था। कहने का मतलब है एक ही व्यक्ति को सैनिक और गैर सैनिक क्षेत्रों में कार्य करना पड़ता था, तो वो इतना ज़्यादा निपुण नहीं रह पाया। इसके अतिरिक्त मनसबदारों ने अपनी सेना के प्रशिक्षण की ओर भी बाद में उत्तर मुगल काल में उचित ध्यान नहीं दिया, इससे उनकी जो कार्यकुशलता थी उसमें कमी आ गई। नेक्स्ट है सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। मुगल सम्राट स्थायी सेना की भर्ती नहीं करते थे, वे मनसबदारों की सेना पर निर्भर होते थे। मनसबदारों के सैनिक मनसबदारों के प्रति अधिक विश्वसनीय होते थे, न कि बादशाह के प्रति। तो इन सैनिकों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव पाया जाता था, उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं होती थी। ये इसका एक अवगुण है। नेक्स्ट है सैनिकों में आपसी तालमेल की कमी। मुगल सेना को विभिन्न अभियानों पर भेजा जाता था। यह सेना किसी एक मनसबदार की नहीं होती थी। कई बार दो या इससे भी अधिक मनसबदारों की सेना को संयुक्त रूप से एक अभियान पर भेज दिया जाता था। मनसबदार आपसी ईर्ष्या के कारण तालमेल नहीं बनाते थे। दूसरे अलग अलग मनसबदारों के प्रशिक्षण व युद्ध तकनीक भी एक जैसी नहीं होती थी, इससे उनके सैनिकों में तालमेल की कमी रह जाती थी। नेक्स्ट है मनसबदारों का विलासी जीवन। मनसबदार मुगल काल में बहुत अधिक वेतन प्राप्त करते थे तथा किसी भी मनसबदार की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाती थी। इस कारण मनसबदार अपने जीवन काल में ही समस्त धन को समाप्त कर देना चाहते थे और जिससे वह विलासी जीवन जीने लगे। ये इसकी एक कमी थी। मनसबदार हैं वो अधिक विलासी हो गए अपने धन को खर्च करने के लिए, क्योंकि उनकी संपत्ति उनकी मृत्यु के बाद जब्त कर ली जाती थी। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार को बढ़ावा। मनसबदारी प्रणाली ने भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया। अनेक मनसबदार कम संख्या में सैनिक व घोड़े रखते थे तथा जांच के समय किराए के सैनिकों व घोड़ों को प्रस्तुत कर देते थे। इस प्रकार वे कम सैनिक व घोड़े रखकर भी पूरा वेतन प्राप्त कर लेते थे। हालांकि अकबर ने इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दाग व हुलिया प्रथा चलाई थी, लेकिन बाद के मुगल शासकों के अधीन इसका कड़ाई से पालन नहीं किया गया। इससे मुगलों का काफ़ी धन है वो अपव्यय हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये भी इसकी एक कमी थी। नेक्स्ट है
मनसबदारों का राजनीति में हस्तक्षेप। मनसबदारी में कुछ अन्य दोष भी थे, जैसे कि मनसबदारों द्वारा राजनीति में हस्तक्षेप कर शाही व्यवस्था को बाधित करना व अपने क्षेत्र में अपना अनुचित दबाव बनाना, अपने प्रतिद्वंद्वी के क्षेत्र में विद्रोह करवाना तथा शासकों द्वारा मनसबदारों पर अत्यधिक विश्वास आदि कारणों के चलते यह प्रथा न केवल पतन के कगार पर आ गई अपितु राज्य के लिए भी घातक बन गई। नेक्स्ट इसका अवगुण है गुटबंदी। औरंगजेब के अंतिम काल व उसके बाद के समय में मनसबदारों की संख्या अधिक हो गई तथा जागीरों की कम। परिणाम स्वरूप जागीर प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार में गुटबंदी बढ़ गई। काफी खान ने लिखा है कि मनसब व जागीर का रिश्ता एक अनार 100 बीमार वाला हो गया। इससे मनसबदारी व्यवस्था पूर्णतः चरमरा गई एवं सैनिक व्यवस्था लड़खड़ा गई। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मनसबदारी प्रथा मुगल सैनिक व असैनिक प्रशासन का आधार थी। यह भारतीय संदर्भ में एक नया प्रयोग था। इसमें कई तरह के ऐसे तत्वों का समावेश था जो भारतीय जरूरत के अनुरूप सही प्रमाणित हुए। इस प्रथा को प्रारंभ करने का अभूतपूर्व निर्णय अकबर द्वारा अपने विश्वास पात्र सहयोगियों की सलाह पर लिया गया। अकबर के उत्तराधिकारियों के समय में भी थोड़े बहुत परिवर्तनों के बाद यह प्रथा जारी रही। अपनी अच्छाइयों के कारण जहां यह प्रथा मुगल साम्राज्य का आधार स्तंभ बनी थी, वहीं अपनी बुराइयों के कारण राज्य के पतन का मुख्य कारण भी यह प्रथा बनी। आज के इस टॉपिक में इतना ही। ओके, थैंक यू।